बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे CS401 असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लेक्चर नंबर 14 की, जिसके अंदर सब रूटीन्स और स्टैक्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। तो आज हमारा वो चैप्टर नंबर 5 जो था सर बिलाल हाशमी के हैंडआउट्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो लेक्चर नंबर था, आप कह लें कि 13 14 था शायद, CS401 OCW, तो वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम देख भी लेते हैं कि हम कौन से लेक्चर को आज मुकम्मल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्प्ले मोड वाला चैप्टर जो है वो शुरू होगा जी। 15 नंबर तक आज हम बात मुकम्मल कर लेंगे। ये 3 लेक्चर हमने 2 वीडियोस के अंदर शेयर कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सिंपल है, अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें फिर तो ये मुश्किल है, यानी फिर तो ये लेंथी है लेकिन अगर हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट लेने की बात करें तो सब रूटीन्स क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। सब रूटीन्स के लिए 3 इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं, एक कॉल की है, एक रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है, तीसरी चीज़ जो है वो स्टैक यूज़ किया जाता है पैरामीटर को पास करने के लिए। जब हम स्टैक को पढ़ते हैं तो स्टैक के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास वो हमने देखे थे, पुश है, पॉप है। यानी आप पुश, पॉप, कॉल और रिटर्न, ये 4 इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर पढ़ें, इन 4 इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम असेंबली प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो मैनेज कर सकते हैं सब रूटीन्स को और फंक्शंस को। जी, तो हमने अपनी बात ख़त्म की थी कल सब रूटीन्स के ऊपर। तो हमने देखा था कि ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास। एक हमारे पास है पॉप की, पुश की, कॉल की और उसके बाद है रिटर्न की। पुश और पॉप और स्टैक हम यूज़ करते हैं पैरामीटर को पास करने के लिए, और कॉल और रिटर्न जो है ये यूज़ होता है। कॉल से हम सब रूटीन को कॉल करते हैं और रिटर्न से हम अपना जो कंट्रोल है वो रिटर्न बैक करते हैं। ठीक है जी। तो आज इसी को हम कंक्लूड करेंगे और कुछ मज़ीद 2-4 बातें हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पैरामीटर पासिंग हम क्यों करते हैं स्टैक में से, या हम डायरेक्ट रजिस्टर में से इसको पास क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास रजिस्टर्स जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो लिमिटेड होते हैं। यानी अगर हम इंटेल आर्किटेक्चर की बात करें तो जिस आर्किटेक्चर 8086 को हम डिस्कस कर रहे हैं तो टोटल 7 रजिस्टर हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि 7 पैरामीटर तो पास किए जा सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं। अगर आप एक एरे पास करना चाहते हैं और उस एरे के अंदर जो है वो 15 एलिमेंट हैं, 20 हैं, 100 हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें कोई और मैकेनिज़्म सोचना पड़ता है। तो जो दूसरा मैकेनिज़्म है सब रूटीन्स का, वो रजिस्टर्स के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड है। तो इसलिए हमें ना हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्स की तादाद को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पैरामीटर्स की तादाद को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो है एक स्टैक को यूज़ करना, जिसकी हमने कल बात शुरू की थी। हमने पढ़ा था कि स्टैक हमारे पास एक ऐसी मेमोरी, कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस होती है मेमोरी के अंदर, जिसका इनिशियल जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं स्टैक पॉइंटर के अंदर, और पुश के ज़रिए हम वैल्यूज़ स्टैक में डालते हैं, पॉप के ज़रिए हम वैल्यू निकालते हैं। जो वैल्यू सबसे पहले डाली जाती है वो सबसे आखिर पे पॉप होती है, यानी जो सबसे आखिर में डाली जाती है वो सबसे पहले पॉप होती है। ठीक है, इस मैकेनिज़्म के साथ स्टैक जो है ये काम करता है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, वे ऑफ स्टोरिंग डाटा है ये, जो इस्तेमाल किया जाता है डाटा स्टोरेज के लिए। इसलिए इस स्टैक को जो है वो हैवीली यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये देखें जी, ये प्रोग्राम है, ये 2 इंस्ट्रक्शंस बड़ी अहम है जी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेस पॉइंटर के अंदर हमारे पास वो एड्रेस होता है जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है, या हमारा जो डाटा सेगमेंट होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका एड्रेस जो है ना वो बेस पॉइंटर के अंदर पड़ा होता है। हमने क्या किया, बेस पॉइंटर को स्टैक में पुश कर दिया और उसके बाद हमने स्टैक पॉइंटर का जो स्टैक पॉइंटर के अंदर जो रिजल्ट था, यानी जो स्टैक का इनिशियल रिजल्ट था, उसे हमने बेस पॉइंटर में पुटअप कर दिया। बेस पॉइंटर की वैल्यू को स्टैक में पुश कर दिया और स्टैक पॉइंटर का जो स्टार्टिंग एड्रेस था उसे हम बेस पॉइंटर में पुटअप करके इस तरह हम जो है वो
इन पैरामीटर्स को देखते हैं। ये देखें जी हमारे पास यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, यहीं से आपको सारी लॉजिक की समझ आ जाएगी कि एक्चुअली होता क्या है। हो क्या रहा है देखें जी, हमने पुश किया बीपी को, बॉल पॉइंट को, जो हमारे पास बॉल पॉइंट मुंह से निकल गया, बेस पॉइंटर को, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई स्टैक के अंदर। उसके बाद हमने स्टैक पॉइंटर जो है उसका एड्रेस जो है वो बेस पॉइंट को अलॉट कर दिया। अब हमारा शिफ्ट कहाँ चला गया, अब हमारा जो जो डाटा है वो चला गया है स्टैक के ऊपर, यानी अब जो कुछ स्टैक में होगा, अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो वो भी स्टैक में जाके स्टोर होगी, और अगर हम कुछ निकालेंगे तो वो भी स्टैक से होगी। याद करो ना, हमने ये कहा था कि असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंट डाटा सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ और रजिस्टर्स जो होते हैं वहाँ से वैल्यू उठा रहे होते हैं। जब हम ये दो स्टेटमेंट चलाते हैं ना, तो एक्चुअली हम पता क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम वन डाटा सेगमेंट टू अनदर डाटा सेगमेंट। बेस पॉइंटर के पास डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस होता है, लेकिन जब हमने इसके अंदर एसपी का बेस एड्रेस लोड कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्टैक के ऊपर चले गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने की, पेंट के अंदर इसको ड्रॉ करके। ये मेरे पास डाटा सेगमेंट है, और ये मैंने जो है ना वो स्टैक सेगमेंट जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो बेसिक है, इसका पहला एड्रेस जो है ना ये बीपी के पास पड़ा होता है। बेस पॉइंटर हमारे, उसके अंदर हमारे पास हमारे डाटा सेगमेंट का पहला एड्रेस जो है वो स्टोर होता है। जी, तो ये जो हमारे पास बेस, हमारे पास फर्ज करेंगे हमारे पास डाटा सेगमेंट है, और ये हमारे पास जो है वो स्टैक सेगमेंट है, ठीक है। इसका जो एड्रेस होता है ये एस पी पॉइंटर के अंदर पड़ा होता है, डाटा का बी पॉइंटर पीपी के अंदर होता है। हमने क्या किया कि बीपी की जो वैल्यू है ना, इसको हमने यहाँ से पुश किया है, स्टैक के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और स्टैक की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, स्टैक के पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है, और इसी तरह डाटा के पास भी स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ये एड्रेस हमने स्टैक में पुश कर दिया, और स्टैक का जो स्टार्टिंग एड्रेस है इसे हमने जो है ना वो बेस पॉइंटर को असाइन कर दिया। ये जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ये पहली दो करने से ये हुआ। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि पुश करो ए एक्स। जब आप ए एक्स पुश करेंगे तो क्या होगा, ये ए एक्स जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ स्टैक ने अब फिल होना है ना। पहले बीपी आ गया, फिर उसके ऊपर ए एक्स पुश कर दिया, फिर आपने बी एक्स पुश कर दिया, फिर सी एक्स पुश कर दिया, फिर आपने जो है वो वैल्यू ऑफ एस आई जो है ये इसके अंदर पुश कर दी। तो अब आप देखें कि आपकी वैल्यूज जो हैं जब आपने इस तरह से पुश की है ना, तो ये भला किस तरह आपको नजर आएंगी। सबसे नीचे आपके पास जो है ये बी पी की वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो है वो ए एक्स होगा, उसके ऊपर बी एक्स, उसके ऊपर सी एक्स, और सबसे ऊपर जो है वो एस आई की वैल्यू होगी। ठीक है ना। अगर हम इसमें से इसको पॉप करते हैं तो मत, नहीं यार ये देखो ना, पहले पुश के अंदर ये भी तो पुश किया है ना हमने बीपी। ये सबसे नीचे बीपी होगा और सबसे ऊपर जो है वो एसआई होगा। जैसे ही आप इसको पॉप करोगे ना, जहां भी आप पॉप की इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो, जिस जगह भी आप पॉप करोगे, ये देखो जैसे ही आपने पॉप किया तो पहले आपने एसआई को किया। असल में कर पता हम क्या रहे हैं, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये हमारे सारे रजिस्टर्स हैं। जब हम किसी रूटीन को कॉल करते हैं तो हम सारे रजिस्टर्स की स्टेट्स जो होती हैं उनको सेव करते हैं कि जी ये इनकी वैल्यूज क्या है। चूंकि वापस जब हमने उस सब रूटीन को चला के वापस आना है, तो हमारे जो हमारा प्रोग्राम होता है उसने उसी स्टेट से जो है ना वो दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो ये सारा काम कंपाइलर कर रहा होता है, तो आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं। जिस लाइन के ऊपर आप होते हैं, जिस जगह पर होते हैं, उन सारी स्टेट्स को आपका कंपाइलर खुद ही सेव करता है, खुद ही रीस्टोर करता है। लेकिन चूंकि ये असेंबली लैंग्वेज है तो इसके अंदर आपको सारी स्टेट्स हम एज इट इज उठा के अपने स्टैक में रख लेते हैं। जैसे ही हम वापस आएंगे तो आप देखें ये नीचे आपका वो कोड है जिसके अंदर आप उल्ट तरतीब के साथ सारी चीज़ों को पॉप कर लेंगे, तो आपका जो है ना आप रीस्टोर कर लेंगे सारे डाटा को। बिल्कुल इसी तरह हम इसी के अंदर जो है ना वो अपने पैरामीटर्स को भी रख देंगे, और उन पैरामीटर्स को फिर जो है ना वो हम वन बाय वन करके रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा मैकेनिज्म है जिसके तरीके जिसके तहत, यानी ये वो लॉजिक हमने सिर्फ डिस्कस की है, हमने इसका कोई प्रैक्टिकल इशू जो है वो डिस्कस नहीं किया। लॉजिक इसकी किया है, सब रूटीन्स किस तरह बनती हैं, सब रूटीन्स कॉल कैसे होती हैं, काम कैसे करती हैं,
और सब रूटीन्स में जो पैरामीटर हम पास करते हैं असेंबली प्रोग्रामिंग में वो कैसे है, हम सिर्फ उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। हम उसके प्रोग्राम्स को ना तो एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, ना कोडिंग के इन डिटेल या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो देख रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात की समझ आई आपको? उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पैरामीटर आप पुश करते हैं सब रूटीन में, तो उसके बाद आप जैसे उसको यूज़ करते हैं वो सारे पैरामीटर स्टैक में से जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। ये आपके कॉलर फंक्शन की ड्यूटी है या कॉली फंक्शन की ड्यूटी है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करता है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आपके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सबको क्लियर कर देती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। और आखिरी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल्स का। लोकल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे होते हैं वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, उससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते। तो जो फंक्शन उस जो वेरिएबल्स किसी सब रूटीन के अंदर कॉल किए जाएंगे या अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे, अंदर जनरेट किए जाएंगे, वो उसी सब रूटीन के लोकल वेरिएबल्स होंगे। ना वो कॉलर प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो कॉल हो सकते हैं, ना वहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो वो कह रहा है कि यानी असेंबली लैंग्वेज की ये भी एक ब्यूटी है कि जब आप सब रूटीन के अंदर जाते हैं ना तो आपके वेरिएबल्स, आपका डाटा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है स्टैक के अंदर। और जब आप वहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वापस आते हैं तो फिर आपको दोबारा अपने डाटा सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो वो ये बताने का मकसद उसका ये है कि आपका स्टैक जो है और स्टैक के अंदर पड़ा हुआ डाटा जो है वो आपका लोकल वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि हमें सिर्फ वो वेरिएबल्स और वो वैल्यूज़ जो हैं उसी वक्त चाहिए जब हमारी सब रूटीन चल रही होती है। जब सब रूटीन नहीं चल रही होती तो उस वक्त उस प्रोग्राम के साथ उन वेरिएबल्स या उन वैल्यूज़ का ताल्लुक नहीं होता। तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है ना ये लोकल वेरिएबल्स का